मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक होगा शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी। शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों के साथ हुमायूं और अकबर के बीच संघर्ष। ठीक है, शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों का हुमायूं और अकबर से संघर्ष। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे शेरशाह सूरी का जीवन परिचय और शेरशाह सूरी का जो संघर्ष रहा हुमायूं के साथ, वो पूरा डिटेल हम लोग इससे पहले वाले क्लास में देखे थे। इसके बाद इस क्लास में हम लोग देखेंगे शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी कौन कौन हुए, उसका शासनकाल कितने दिन का रहा और हुमायूं का कैसे फिर शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों को परास्त करके हुमायूं फिर से मुगल वंश को स्थापित किया और फिर से एक बार अफगानियों का कब्जा होता है और फिर से अकबर जो है किस तरह से फिर मुगल सत्ता को एक बार दिल्ली में स्थापित करता है। तो ये पूरा डिटेल इस क्लास में हम लोग देखेंगे। और जो ऑनलाइन क्लास में जुड़े हुए हैं वो इससे पहले वाले शेरशाह सूरी का वीडियो पार्ट 1 जो है उसको देख लें तो ये क्लास और अच्छे से समझ में आएगा। और ये हो गया पार्ट 2, शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों हुमायूं और अकबर के से संघर्ष जो है ये पार्ट 2 हो गया। तो इससे पहले आप लोग पार्ट 1 जरूर देख लें जो पहले नहीं देखे हैं, और तब फिर इस क्लास में ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो शेरशाह सूरी का शासनकाल जो रहा वो आगरा और दिल्ली में वो रहा 1540 से 1545, मात्र 5 वर्षों का। शेरशाह सूरी का संघर्ष जो रहा वो काफी लंबा रहा, लेकिन दिल्ली के गद्दी पे जो शासन रहा, जब हुमायूं को परास्त करके यहाँ से भगा देता है, निर्वासन में भागना पड़ता है हुमायूं को, और दिल्ली के गद्दी पे जब बैठता है द्वितीय अफगान शासक के रूप में, तो वो कार्यकाल रहा 1540 से 1545 का। ठीक है, इसके बाद 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है कालिंजर विजय के दौरान। ठीक है, एक हुक्का नामक अग्नियास्त्र का जो गोला जो है आके गिर गया बारूद के ढेर के पास, और उसमें जो है शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके बाद शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी का काल शुरू होता है। शेरशाह सूरी के 2 पुत्र थे। ठीक है, एक था जलाल खान और दूसरा था आदिल खान। दूसरा था आदिल खान। जलाल खान बड़ा पुत्र था और आदिल खान बड़ा पुत्र था और जलाल खान छोटा था। ठीक है, मंत्री वगैरह जो थे, सरदार वगैरह जो थे, वो पसंद करते थे जलाल खान को। ठीक है, और बड़ा पुत्र था आदिल खान, तो बड़ा पुत्र होने के नाते उत्तराधिकारी आदिल खान होता था। लेकिन जलाल खान को लोग ज्यादा पसंद करते थे और पिता की मृत्यु हो गई थी। ऐसे स्थिति में जो है जलाल खान को सत्ता मिल जाता है मंत्री वगैरह के सहयोग से, और जलाल खान अपने को इस्लाम शाह की
इस्लाम शाह की उपाधि से सत्ता प्राप्त करता है। समझ गए? तो ये जो इस्लाम शाह है, ये जलाल खान छोटा पुत्र है जिसका मूल नाम है जलाल खान। ये इस्लाम शाह की उपाधि से सत्ता जब बैठता है तो अपना नाम क्या रखता है? इस्लाम शाह। इस्लाम शाह के नाम से वह सत्ता प्राप्त करता है और इसका कार्यकाल जो होता है ये होता है 1545 से 1553। ठीक है, 1545 से 1553 ये इस्लाम शाह का कार्यकाल होता है। ठीक है, और आदिल खां को ये इस्लाम शाह जो है उसको परेशान करके तरह तरह का संघर्ष करके इसको भागने के लिए मजबूर कर देता है और उसको क्या करता है? भागना पड़ता है। ठीक है, ये समझ गए कि दो पुत्र था, बड़ा था आदिल खां और छोटा था जलाल खां। जलाल खां को लोग ज्यादा पसंद करते थे, दरबारी लोग जो थे। इसके वजह से क्या हुआ कि जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि के धारण करके और सत्ता को प्राप्त कर लेता है और उसका कार्यकाल होता है 1545 से 1553। और आदिल खां को जलाल खां जो है इस्लाम शाह जो है वह भागने के लिए मजबूर करता है और अंतोगत्वा आदिल खां जो है सत्ता का लोभ त्याग कर यहाँ से भाग जाता है। ठीक है, अब यह शासन आसानी से अपना शासन करता है और यह जो है शेरशाह सूरी के बाद यह सर्वाधिक जो है शक्तिशाली शासक के रूप में उभरा था। कौन? तो इस्लाम शाह। इसके कार्यकाल में जो भी विद्रोही केवल में आए थे मंत्री सरदार वगैरह, उसको बहुत ही दमनात्मक नीति से कठोरात्मक कार्रवाई करते हुए उसको इस्लाम शाह ने दबाया था। और कहा गया है कि इस्लाम शाह का एक इतना बड़ा टेरर था, सूबेदार सरदार वगैरह में जो थे कि उसके जूते तक को सलाम करने के लिए तैयार रहते थे। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या था? शक्तिशाली शासक के रूप में था इस्लाम शाह। और इस्लाम शाह के टाइम में भी हुमायूं यहाँ अटैक करने का, अपने खोई हुई सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास कई बार किया, लेकिन इस्लाम शाह जो है उसको हमेशा विफल करता रहा। हुमायूं के प्रयास को हमेशा क्या करता रहा? विफल करता रहा इस्लाम शाह। इस्लाम शाह के टाइम में हुमायूं जो है सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। कई बार प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। तो ये दौर चल रहा था। इसी बीच 1553 में इस्लाम शाह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई बीमारी के कारण। ठीक ना, बीमारी के कारण इस्लाम शाह की मृत्यु हो गई 1553 में। और इस इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद इस्लाम शाह का पुत्र था जिसका नाम था फिरोज खां। क्या नाम था? फिरोज खां, जो फिरोज शाह के नाम से गद्दी पे बैठता है पिता की मृत्यु के बाद। ठीक है, बैठ तो गया लेकिन गद्दी पे बैठने के 3 दिन बाद ही फिरोज खां या फिरोज शाह को उसके मामा जिसका नाम था, क्या नाम था? मुबारिज खां। मामा मुबारिज खां ने हत्या कर दी। ठीक ना, तो इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद जब इस्लाम शाह की मृत्यु हो गई 1553 में, तो उसका पुत्र फिरोज खां जो है गद्दी पे बैठा और 3 दिन बाद ही उसके मामा मुबारिज खां ने फिरोज खां की हत्या कर दी और सत्ता जो है, गद्दी जो है खुद कब्जा कर लिया। और गद्दी जब कब्जा करता है मुबारिज खां, तो अपना उपाधि वह भी नाम चेंज करता है, अपना उपाधि देता है मोहम्मद आदिल शाह। ठीक ना, क्या देता है? मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह।
तो ये आदिल शाह नहीं, ये तो भाई था जो भाग के चला गया। ठीक है, ये मामा मुबारिज खां जो है वह अपने को क्या नाम देता है, मोहम्मद आदिल शाह की उपाधि देता है। और मोहम्मद आदिल शाह की उपाधि से वह क्या करता है, दिल्ली और आगरा जो भी अधिकार क्षेत्र था और उसका हो जाता है अधिपति किसका, अब मोहम्मद आदिल शाह का, जो कौन था, मुबारिज खां का मामा था। मुबारिज खां का मामा और इस्लाम शाह का साला। ठीक है, तो मोहम्मद आदिल शाह अपने भाईना को ही मार के सत्ता को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इसी बीच क्या होता है कि आज मोहम्मद आदिल शाह जो है, यह तीसरा उसका मामा जो है, इसका चचेरा भाई, मोहम्मद आदिल शाह का चचेरा भाई, ठीक ना, इसका नाम है इब्राहिम खान। ठीक ना, इब्राहिम खान कौन, तो मोहम्मद आदिल शाह का चचेरा भाई। यह देख के क्या हो जाता है, जितने भी सरदार सूबेदार थे अफगान के, वो लोग विद्रोही हो जाते हैं। क्योंकि क्या हुआ कि जो वास्तविक जो था हकदार, वो इस्लाम शाह शेरशाह सूरी का पुत्र, और इस्लाम शाह का मृत्यु के बाद उसका पुत्र फिरोज खां होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हुआ, उसका मामा सत्ता का हथिया लिया। तो मामा के हथिया लेने के बाद जो सरदार वगैरह था वो लोग विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करने के बाद इब्राहिम खां उसी में से एक था जो कि क्या किया, अटैक कर दिया मोहम्मद आदिल शाह पे और दिल्ली और आगरा पे कब्जा कर लिया। कहां कब्जा कर लिया, दिल्ली और आगरा पे, दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर दिया। ठीक ना, दिल्ली और आगरा पे किसका अधिकार हो गया, अब दिल्ली आगरा पे अधिकार हो गया 1553 के लास्ट तक जाते जाते इब्राहिम खां का अधिकार हो गया। ठीक है, इसके बाद और लोग सरदार लोग जो थे, सूबेदार लोग, वो सभी विद्रोही हो गए थे। ऐसी स्थिति में एक महत्वपूर्ण था, जो कौन था, शेरशाह सूरी का भतीजा था। शेरशाह सूरी का भतीजा था जो पंजाब का सूबेदार था। ठीक ना, शेरशाह सूरी का भतीजा पंजाब का सूबेदार था और उसका नाम था शाहजादा। ठीक ना, उसका नाम था शाहजादा, जो कौन था, इसका शेरशाह सूरी का भतीजा था। ठीक ना, वो कहां का था, पंजाब का, पंजाब का सूबेदार था। शाहजादा खान जो था वो पंजाब का सूबेदार था, और वो जो ये चीज जान गया कि मेरा जो है परिवार का अधिकार जो है वह मोहम्मद आदिल शाह हथियाया, और मोहम्मद आदिल शाह के बाद अब इब्राहिम खान कब्जा कर लिया। तो ये पंजाब का जो सूबेदार था शाहजादा खान, ये अटैक कर देता है किस पे, दिल्ली और आगरा पे। ठीक है, और दिल्ली और आगरा पे अधिकार कर लेता है कौन, शाहजादा खान। ठीक ना, और शाहजादा जो था वह शाहजादा अहमद करके नाम है, शाहजादा अहमद खान, शाहजादा। तो ये जो है शाहजादा अहमद खान जो है, यह पंजाब का सूबेदार अटैक कर देता है इब्राहिम खान के अधिकार क्षेत्र पर, दिल्ली और आगरा पे, और ये कब्जा करने में सफल हो जाता है। कहा, दिल्ली और आगरा। ठीक ना, दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लेता है और खुद को कौन सा उपाधि देता है, शाहजादा अहमद खान। शाहजादा अहमद खान खुद को उपाधि देता है सिकंदर सूरी का। ठीक ना, ये शेरशाह सूरी का भतीजा है और सिकंदर सूरी के नाम से ये गद्दी संभाल लेता है। कहां का, पंजाब का, दिल्ली और आगरा का अधिकार क्षेत्र आ जाता है किसके कब्जे में, तो सिकंदर सूरी के कब्जे में। ठीक है, यहीं से अब आपका मेन स्टोरी शुरू होगा। तो ये कब्जा किसका हो जाता है, सिकंदर सूरी का, जो आगे आप पढ़े हैं कि सिकंदर सूरी को पराजित करके हुमायूं निर्वासन के बाद पुनः अधिकार अपना करता है। तो इसे शाहजादा अहमद खान जो पंजाब का सूबेदार था, वह
अटैक करके इब्राहिम खां से छीन लेता है दिल्ली और आगरा को, और खुद को सिकंदर सूरी की उपाधि से संबोधित करता है और दिल्ली और आगरा का पंजाब क्षेत्र का शासक बन जाता है। और इस तरह से क्या हो जाता है कि अफगान सत्ता जो है अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग भागों में विभाजित हो जाती है। तो पंजाब, दिल्ली और आगरा का हकदार कौन हो जाता है? सिकंदर सूरी हो जाता है। इसके बाद ये जो आदिल शाह था, मोहम्मद आदिल शाह, ये भाग के कहां चला जाता है? ये चला जाता है जब इब्राहिम खां अटैक किया था तो ये भाग के चला जाता है मोहम्मद आदिल शाह चला जाता है चुनार का किला और बिहार के क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है। कौन? मोहम्मद आदिल शाह। इसी तरह से मालवा पे किसका अधिकार होता है? दिख रहा है यहां तक? मालवा का अधिकार होता है बाज बहादुर का। बाज बहादुर का मालवा पे बाज बहादुर का अधिकार होता है। पंजाब, दिल्ली और आगरा पे सिकंदर सूरी का होता है। और एक बचता है आपका बंगाल। बंगाल पे होता है मोहम्मद शाह करके नाम था। मोहम्मद शाह का अधिकार हो जाता है मोहम्मद शाह, ये हो जाता है बंगाल पे। तो जो अधिकार क्षेत्र में था इसके इस्लाम शाह के अधिकार क्षेत्र का जो है इस तरह से विभाजन हो जाता है। सिकंदर सूरी के कब्जे में आ जाता है पंजाब, दिल्ली और आगरा। मोहम्मद आदिल शाह के कब्जे में आ जाता है चुनार का किला और बिहार का क्षेत्र। और मालवा का अधिकार होता है बाज बहादुर का। और बंगाल का अधिकार हो जाता है मोहम्मद शाह का। इस तरह से इसका इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद इस तरह से विभाजन हो जाता है। अब द्वितीय अफगान शासक जो है इस्लाम शाह के सत्ता का विभाजन हो जाता है, 4 भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद अब फिर एक बार एक्टिव होगा कौन एक्टिव होगा? हुमायूं। ठीक ना? और हुमायूं सिकंदर सूरी के टाइम में फिर से एक बार अटैक करता है। सबसे पहला अटैक क्या होता है? इधर जगह है, इधर लिख सकते हैं। हाँ। तो सिकंदर सूरी का कब्जा वाला क्षेत्र हो गया पंजाब और दिल्ली, आगरा। तो इसलिए अब जो हुमायूं का अटैक होगा वो सिकंदर सूरी वाले क्षेत्र पे होगा, क्योंकि बिहार बंगाल इधर आ गया, इससे तो मतलब अभी है नहीं। तो हुमायूं जो अटैक करता है, सबसे पहला लड़ाई होता है आपका मच्छीवाड़ा का युद्ध मई 1555 में। कब होता है? मई 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध। ठीक ना? मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है मई 1555 में। किसके बीच? तो हुमायूं और सिकंदर सूरी ही कहिए तो। और लेकिन इस युद्ध में सिकंदर सूरी शामिल नहीं हुआ था। सिकंदर सूरी के तरफ से सिकंदर सूरी का सूबेदार सेनापति लोग शामिल हुआ था, जिसका नाम था तातार खां और दूसरा नसीब खां। पहला तातार खां और दूसरा नसीब खां। तो ये दो जो है था सिकंदर सूरी की तरफ से और उधर से हुमायूं। के बीच में युद्ध हुआ और मच्छीवाड़ा का युद्ध कौन जीता? हुमायूं जीता। ठीक है, इसके बाद फिर यह खबर मिला किसको? सिकंदर सूरी को।
और सिकंदर सूरी को यह खबर मिलने के बाद पुनः उधर से सिकंदर सूरी भी आगे बढ़ता है और हुमायूं भी आगे बढ़ता है और फिर होता है आपका सरहिंद का युद्ध। ये होता है आपका जून 1555, ठीक ना। जून 1555 में सरहिंद का युद्ध। ये युद्ध जो आपको होता है ये किसके बीच होता है? सिकंदर सूर और हुमायूं के बीच, और उसमें भी हुमायूं जीतता है, ठीक ना। और इस तरह से निर्वासन के बाद हुमायूं एक बार फिर जो है दिल्ली के गद्दी पे अपना अधिकार जमा लेता है। कौन? सिकंदर सूर को पराजित करके हुमायूं एक बार फिर से दिल्ली के गद्दी पे अपना कब्जा जमाने में सफल हो जाता है। तो इस तरह से निर्वासन के बाद कहिए तो हुमायूं का कब्जा कैसे फिर होता है दिल्ली में आगमन। तो हाँ, किससे लड़ाई करके आगमन होता है? तो शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों को हराकर हुमायूं एक बार फिर से दिल्ली की गद्दी पे आसीन होता है। शेरशाह से डायरेक्ट लड़के आता नहीं है रिटर्निंग, शेरशाह को हरा के नहीं आता है, और न ही शेरशाह के पुत्र इस्लाम शाह को हरा के आता है। किसको हरा के आता है? शेरशाह सूरी के और जो वंशज वगैरह थे उत्तराधिकारी, जो कि शाहजादा अहमद खां था पंजाब का सूबेदार, और वो बाद में दिल्ली और आगरा पे कब्जा करके खुद को सिकंदर सूरी का उपाधि देता है। और उसी से युद्ध करके पहला लड़ाई हुआ मई 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध, जिसका नेतृत्व जो है सिकंदर सूरी के तरफ से ततार खां और नसीब खां के द्वारा किया गया, और इस युद्ध में भी हुमायूं जीता। और फिर दूसरा युद्ध हुआ जून 1555 में सरहिंद का युद्ध। इस युद्ध में डायरेक्ट सिकंदर सूरी और हुमायूं के बीच हुआ, और इस युद्ध में भी हुमायूं की जीत हुई, और इस तरह से एक बार फिर दिल्ली के गद्दी पर मुगल सत्ता स्थापित हो गया। और इस युद्ध में, इस दोनों युद्ध में हुमायूं के साथ बैरम खां, जो मुख्य सेनापति के रूप में था बैरम खां, और अकबर भी साथ में शामिल था मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए कि किस तरह से निर्वासन के बाद हुमायूं का फिर जो है एक बार दिल्ली के गद्दी पे आसीन हुआ। अब क्या हुआ? तो यहाँ तो कब्जा हो गया, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अभी भी अफगानों का कब्जा था। जैसे हम बताए कि आदिल शाह का चुनार का किला और बिहार के क्षेत्र में कब्जा था। इसके बाद मालवा पे बाज बहादुर का कब्जा था, और बंगाल में मोहम्मद शाह का कब्जा था। तो ये लोग सब अफगानी सूबेदार वगैरह ही थे। इन लोगों का कब्जा अभी भी कहीं ना कहीं था। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जब हुमायूं का कब्जा हो जाता है पुनः दिल्ली और आगरा पे, तो अफगानी सरदार वगैरह फिर से एक बार एक्टिव होते हैं, और वो चाहते हैं कि हुमायूं को हम किसी तरह से यहाँ से भगाएं। तो ऐसी स्थिति में मोहम्मद आदिल शाह, जो भाग के चुनाव का किला और बिहार के क्षेत्र में गया था, उसका एक सेनापति था, ठीक है, जिसका की नाम हिस्ट्री में बहुत बार आता है, जिसको की बोलते हैं हेमू, ठीक ना। तो मोहम्मद आदिल शाह जो है, मोहम्मद आदिल शाह जो चुनाव का किला और बिहार के क्षेत्र में था, यह खबर जानकर वह अपने सेनापति हेमू, जिसका पूरा नाम था हेमचंद, ठीक ना, इसको जो है पूरा देता है कि आप कार्यभार सौंप देता है कि आपको ये जिम्मेवारी रहा कि आप जो है दिल्ली के गद्दी से बेदखल करिए। किसको? हुमायूं को। इसका भार किसको देता है? हेमू को, जो कि एक हिंदू सेनापति था, ठीक है। यह जो है आपका पहले बाजार का कारोबार का देख करता था, बाद में बाजार अधीक्षक बना सूर्यवंश में ही, और धीरे धीरे प्रमोशन पाते पाते ये बन गया सेनापति, और सेनापति का प्रमुख बन गया। और आदिल शाह जो था, मोहम्मद आदिल शाह, यह एक आलसी और क्या बोलते हैं उसको, भोग विलास में रहने वाला शासक था। और ऐसी स्थिति में वह अपना पूरा कारोबार सब सौंप दिया था किसको? हेमू को। सारा प्रशासनिक जिम्मेवारी जो है हेमू के ऊपर ये छोड़ दिया था। और कहा जाता है कि हेमू आदिल शाह के
आदिल शाह के कार्यकाल के दौरान आदिल शाह के साथ जब था तो वह जो है 24 युद्ध लड़ा था हेमू अपने नेतृत्व में, जिसमें से 22 युद्ध में उसकी क्या हुई थी, विक्ट्री हुई थी, जीत हुई थी। 22 युद्ध को उसने जीता था, 2 युद्ध को छोड़ दिया जाए 22 में वो जीता था। इसलिए आदिल शाह जो है हेमू को क्या बोलता था, जीतादित्य बोलता था, जीतादित्य बोलता था, विक्रमादित्य नहीं जीतादित्य। ठीक है, तो हेमचंद जीतादित्य को भार दिया कि आप जाके इसको हुमायूं को यहाँ से बेदखल कीजिए। तो हेमू विशाल सेना को लेके चलता है अटैक करने के लिए, किस पे, हुमायूं पे। लेकिन ये अभी योजना ही बना रहा था, कौन, आदिल शाह या हेमू, ये लोग अभी योजना ही बना रहा था कि हमको किस तरह से उसको यहाँ से बेदखल करना है। ऐसी स्थिति में अचानक जो है 24 जनवरी 1556 को 24 जनवरी 1556 को क्या हो जाता है, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। भीमखना भवन में सीढ़ियों से गिर के हुमायूं की क्या हो जाती है, अकस्मात मृत्यु हो जाती है, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और इस मृत्यु के टाइम पे इसका पुत्र जो है, जो उत्तराधिकारी घोषित किया था, हुमायूं जहां सत्ता संभालते अपने पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित कर चुका था अकबर को, वह जो है पंजाब के कलानौर क्षेत्र में था, ठीक ना, और उसका संरक्षक नियुक्त कर चुका था किसको, बैरम खां को। तो बैरम खां के संरक्षक वो पंजाब के क्षेत्र में था, और उधर वो इसलिए भी था कि जो भाग के सिकंदर सूरी जब हार गया था सरहिंद का युद्ध, तो ये भाग के शिवालिक के पहाड़ियों में जाके छिपा था, तो वह दोबारा उधर से नहीं एक्टिव हो जाए, इसलिए जो है वो लोग पंजाब के क्षेत्र में ही डटा हुआ था, बैरम खां और अकबर। ठीक है, और हुमायूं अपना जैसे दिल्ली और आगरा की गद्दी पे शासन कर रहा था। इसी बीच में हुमायूं की हो गई मृत्यु, और इधर बिहार और चुनार के किले के क्षेत्र में जो आदिल शाह था अफगानी शासक के रूप में, आदिल शाह अपने सेनापति को हेमू को पूरा दे रखा था खुली छूट कि आपको ये किसी भी तरह से हुमायूं को यहाँ से बेदखल करना है। और ऐसे इसी बीच में क्या हो गया, हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो एक अच्छा अवसर मिला हेमू को अटैक करने का, और कहा जाता है कि ये चीज को देखते हुए मुगल जो है सत्ता, जब हुमायूं की अचानक मृत्यु हो गई, तो हुमायूं के शक्ल का ही एक व्यक्ति था जिसका नाम था मुल्ला बेगसी। मुल्ला बेगसी, इसको जो है हुमायूं के शक्ल का था, और इसको जो है शाही लिबास पहना के राजशाही महल के ऊपर जो है इसको टहलाया गया, जिससे कि यह जो है खबर नहीं फैले कि बादशाह की मृत्यु हो गई है, लोग में रहे कि नहीं बादशाह अभी भी जीवित है। और 17 दिनों तक जो है इस खबर को छिपा के रखा गया, हुमायूं की मृत्यु की खबर को छिपा के रखा गया। और इसी बीच जो है पंजाब के कलानौर क्षेत्र में ही 14 फरवरी 1556 को इसका राज्याभिषेक करा दिया गया, किसका, अकबर का। तो अकबर का राज्याभिषेक हो गया, अकबर का राज्याभिषेक हुआ, और इधर जो है ये हेमू जो है वो अटैक कर देता है कहा, सबसे पहले आगरा के क्षेत्र, आगरा के क्षेत्र में अटैक करता है। और आगरा के क्षेत्र में उस समय मुगल का जो है सरदार था, आगरा के क्षेत्र में मुगल का सरदार था जिसका नाम था सिकंदर खान। सिकंदर खान जो था वह जो है हेमू से बिना युद्ध किए ही हेमू के विशाल सेना को देख कर वह जो है सो भाग जाता है आगरा को छोड़कर, और आगरा पे आसानी से हेमू का कब्जा हो जाता है। ठीक है, आगरा पे आसानी से हेमू का कब्जा हो जाता है, और आगरा पे कब्जा करने के बाद हेमू जो है वह दिल्ली की ओर आगे बढ़ता है। और दिल्ली का जो है सरदार था, दिल्ली का सरदार था तारती बेग। इधर लिखते हैं दिल्ली का सरदार कौन था, तारती बेग।
तारदी बेग जो था वह एक हिम्मतवाज था। वह जो है बहादुरी के साथ लड़ा हेमू से और संघर्ष किया, लेकिन अंतोगत्वा जो है तारदी बेग भी हार जाता है हेमू से और तारदी बेग को भी दिल्ली को छोड़कर भागना पड़ता है। इस तरह से दिल्ली और आगरा पे कब्जा हो जाता है किसका? हेमू का। दिल्ली और आगरा पे अधिकार हो जाता है हेमू का। तो हेमू जो है मध्यकालीन भारत में पहला शासक था हिंदू जो कि दिल्ली और आगरा की गद्दी पे अपना अधिकार किया था। वह मध्यकालीन भारत में अगर पूछा जाए कि मध्यकालीन भारत में वह कौन सा शासक था जो दिल्ली की गद्दी पे बैठा था, तो वह था हेमू। और दिल्ली के गद्दी पे बैठने के बाद हेमू जो है कौन सा उपाधि दिया खुद को? विक्रमादित्य। नहीं, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का तो उसको पहले दिए हुए थे आदिल शाह। इस बार वो खुद को दिल्ली पर अधिकार करने के बाद विक्रमादित्य का दिया और इसको क्या बोला गया? हेमचंद विक्रमादित्य। हेमचंद विक्रमादित्य। तो और क्वेश्चन क्या आता है? तो यह जो है इस तरह के कई शासक जो है हिंदू शासक खुद को विक्रमादित्य का उपाधि दिए थे, ठीक ना। तो इस तरह का विक्रमादित्य का उपाधि देने वाला शासक में हेमू जो है वह अंतिम शासक था जो इस तरह का उपाधि लिया था और यह 14वां शासक था। कौन सा शासक था? तो 14वां हिंदू शासक था हेमू जो खुद को विक्रमादित्य का उपाधि दिया था। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन ऐसा शासक था जो 14वां विक्रमादित्य का उपाधि? कौन अंतिम हिंदू शासक? तो हेमू था। मध्यकालीन भारत में पहला हिंदू शासक था जो दिल्ली की गद्दी पे बैठा था। तो इस तरह से अब जो है किसी तरह से बैरम खां और अकबर जो है चाहने लगा कि कैसे अब हम दिल्ली और आगरा पे पुनः अधिकार करेंगे। इसी बीच जो है इस्कंदर खां और तारदी बेग ये लोग आके सरहिंद के आसपास किससे मिला? बैरम खां और अकबर से मिला और हुमायूं का बखान करने लगा और कहा जाता है कि यह जो है सो निगेटिव बात बोलने लगा। कौन? इस्कंदर खां और तारदी बेग कि हम लोग को वापस काबुल और कंधार ही चले जाना चाहिए, हेमू से लड़ना इतना आसान नहीं है। तो यह निगेटिव बात सुनकर बैरम खां जो है चुपके से हत्या कर देता है। किसका हत्या कर देता है? तो तारदी बेग का हत्या कर देता है। तारदी बेग का हत्या कौन करवा देता है? बैरम खां, ठीक ना। अब इसके बारे में इतिहास का अलग अलग मत है। कुछ का कहना है कि बैरम खान जो है पर्सनल स्वार्थ में कि तारदी बेग बाद में नहीं बन जाए मंत्री वगैरह, तो इस कारण से इसका हत्या करवा दिए मौका देख के। लेकिन कुछ का कहना है, ज्यादा इतिहासकारों का कहना है कि ये जो है निगेटिव बात कर रहा था, लौट जाने की बात कर रहा था, इसके वजह से बैरम खान ने इसकी हत्या करवा दी। तो खैर ये अलग विषय है। तो इस तरह से अब जो है तारदी बेग का भी हत्या हो गया अपने ही आदमी के द्वारा। तो इसके बाद बैरम खां और अकबर यह निर्णय लेते हैं कि हमको किसी भी हालत में दिल्ली और आगरा पे कब्जा करना ही करना है। तब जाके क्या होता है कि हेमू और अकबर के बीच, जो हेमू और अकबर के बीच बोला जाता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, ठीक ना। इस युद्ध में, यह युद्ध किसके बीच हुआ? हेमू और अकबर के बीच। लेकिन वास्तविक रूप में इस युद्ध का नेतृत्व जो है बैरम खां कर रहा था अकबर की तरफ से। मुख्य जो है मुगल की तरफ से मुख्य जो है करता धरता कौन था? बैरम खां था और इधर से हेमू। तो सेना जो है हेमू के पास ज्यादा था और इसके पास सेनाएं बहुत कम थी। ऐसे स्थिति में बैरम खां ने कुशलता और रणनीति का रास्ता अपनाया और यह एक रणनीति बनाया कि जो है युद्ध में तीरंदाज को रोक के रखा कि तीरंदाजी कोई नहीं करेगा जिससे हेमू को लग जाए कि इसके मतलब सेना में कोई तीरंदाज नहीं है और इधर से एक भी तीर नहीं चला। जब तक हमारा आदेश नहीं हो कोई तीर नहीं चलाएगा। बैरम खां ऐसा निर्देश दे रखा था
अपने सैनिकों अपने सिपाहियों में, और भेष बदल के तीरंदाज उसमें छुपे हुए थे। ऐसी स्थिति में जब हेमू को लगा कि अब तो हम युद्ध जीत रहे हैं, और वह जो है हाथी पे था हेमू, और हाथी के हदा में खुलेआम खड़ा होकर जब वह जो है सो अपना खड़ा होकर लड़ाई करना शुरू कर दिया, बस एक तीर जो है आदेश दे दिया उधर से बैरम खां, और एक तीर जो है आके हेमू को आंख में ही लग गया। ऐसे स्थिति में वो जो है सो हौदा में गिरा। गिरने के बाद तुरंत जो है सबको सेना में भगदड़ मच गया कि राजा मारा गया, और हेमू का सेना तितर बितर होने लगा, और मुगलिया झंडा जो है ये लोग लहराना शुरू कर दिए। और कहा जाता है कि इस भगदड़ की वजह से सारी सेनाएं तितर बितर हो गई, और अंतोगत्वा जो है हेमू को पकड़ लिया गया और उसे उसकी हत्या कर दी गई। इस तरह से बैरम खां ने जो है मुगल सत्ता को पुनः जो है एक बार फिर से दिल्ली के गद्दी पे स्थापित कर दिया। तो अब जो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, अब यहाँ से पूरा अकबर के बारे में पढ़ेंगे, और एक पार्ट में और वीडियो आएगा ऑनलाइन क्लास वालों के लिए, और जो ऑफलाइन क्लास में है वो भी जान लें कि एक क्लास और आप लोग का होगा इससे, जिसमें कि शेरशाह सूरी का क्या काम रहा, ठीक ना, कैसे सरायों का निर्माण, क्या बाजार व्यवस्था था, क्या जो है भूमि का व्यवस्था था, क्या उसका प्रशासनिक व्यवस्था था, तो इससे संबंधित एक और क्लास लेंगे। तो शेरशाह सूरी के कामों के बारे में पूरा चर्चा रहेगा, ठीक है। और इसके बाद जब शुरू करेंगे तब फिर अकबर का नेक्स्ट अकबर का टॉपिक शुरू हो जाएगा। ये शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों का हुमायूं और अकबर से संघर्ष का पूरा टॉपिक पूरा हुआ। अब आप लोग जो भी ऑनलाइन क्लास में जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो इससे पहले शेरशाह सूरी का पार्ट 1 का वीडियो को पूरा देख लें, और फिर इस वीडियो को देखने के बाद अब जो है शेरशाह सूरी के जो कार्यकाल के दौरान जो उसके महत्वपूर्ण कार्य रहे, उन कार्यों से संबंधित एक वीडियो बनाएंगे पार्ट 3, तो उसको आप लोग देख लेंगे। और इसके बाद जो आएगा क्लास वो होगा अकबर से संबंधित। और आप लोग सारा नोटिफिकेशन मिलते रहे, इसलिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।